मैग्नेटिज्म के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आई होप इससे पहले जो 4 लेक्चर अपलोड हुए वो आप लोग देख चुके होंगे और उसमें जो पीडीएफ दिया हुआ था उससे आप लोग रिवाइज भी किए होंगे। इसमें आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी कॉइल में जो फ्लक्स सेटअप होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है। जो फ्लक्स सेटअप होता है उसका कारण क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि इससे आई करंट फ्लो हो रहा है और एन नंबर ऑफ टर्न है, यानी इस कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न है। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि किसी भी कॉइल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, किसी भी कॉइल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी जितना इसमें अधिक मात्रा में करंट फ्लो होगा उतना अधिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस कॉइल से, जितना कम करंट फ्लो होगा उतना कम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो फ्लक्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न का। यानी जितना अधिक नंबर ऑफ टर्न होगा कॉइल में उतना अधिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये दोनों चीज प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। तो यहाँ से दोनों को मिला करके हम क्या कह सकते हैं। मान लीजिए एक ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई। और जो ये एन आई है इसको बोलते हैं एमएमएफ। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या देखें, किसी भी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो उसमें फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ उस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों से क्या देखें, जो फ्लक्स किसी भी कॉइल में जो प्रोड्यूस होगा वो नंबर ऑफ टर्न और करंट दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और इस एन आई को यानी नंबर ऑफ टर्न गुने करंट को क्या बोलते हैं, एमएफ बोलते हैं। एमएफ कहे तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो अगर यहाँ से देखें तो किसी भी कॉइल में फ्लक्स जो होता है किन 2 बातों पर निर्भर करेगा, नंबर ऑफ टर्न पर और उससे फ्लो होने वाली करंट पर। अब देखते हैं एमएमएफ के बारे में। किसके बारे में, एमएमएफ के बारे में। तो अगर बोले एमएमएफ को डिफाइन करने के लिए तो क्या बोलेंगे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न एंड करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। क्या बोलेंगे, एमएमएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न एंड करंट फ्लो थ्रू फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ। एमएमएफ बराबर क्या निकल के आ रहा, एन आई। और ये एमएमएफ ही होता है जो किसी भी सर्किट में करंट ये फ्लक्स प्रोड्यूस कराने के लिए जिम्मेवार होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है या वोल्टेज होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। यही फ्लक्स को प्रोड्यूस कराने के लिए जिम्मेवार होता है। तो फ्लक्स को क्या बोलेंगे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल एंड करंट फ्लो थ्रू दैट कॉइल। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो शुरू से आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जब कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देखे थे तो वहां पे हम लोग देखे थे मैग्नेटाइजिंग फोर्स। वहां पे हम बताए थे कि यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगता है उसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। तो आप लोग के मन में प्रश्न आएगा कि वहां मैग्नेटाइजिंग फोर्स देख ही लिए थे तो फिर से यहाँ का मैग्नेटाइजिंग फोर्स देख रहे हैं। तो वहां हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसको फोर्स के साथ कुछ रिलेशन था। तो उस तरह से मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम लोग वहां पे उस तरह से उसके टर्म में डिफाइन किए थे। अब यहाँ फिर से कार्य पढ़ रहे हैं तो यहाँ एमएमएफ के साथ इसका कुछ रिलेशन है, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स के साथ कुछ रिलेशन है। तो अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम लोग
मैग्नेटोमोटिव फोर्स के टर्म में डिफाइन करेंगे। जैसे एक आदमी है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके बारे में कोई कह दिया एक बात तो वही सही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके बारे में कुछ और भी बात हो तो वो भी सही हो, ऐसा थोड़ी है। तो बहुत एक ही चीज़ को, जैसे ये एक क्वांटिटी है तो इसको एक ही तरह से थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं। इसको बहुत सारे क्वांटिटी के साथ रिलेशन है, तो हर एक क्वांटिटी के साथ अलग अलग रिलेशन है, तो हम हर एक जगह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे P इक्वल टू आप लोग जानते हैं VI भी होता है, I स्क्वायर R भी होता है, V स्क्वायर बटा R भी होता है, फिर आपको एनर्जी बटा टाइम भी होता है। तो कहीं से भी पावर को डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से मैग्नेटाइजिंग फोर्स को भी हम लोग डिफरेंट क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन करेंगे। तो वहाँ हम लोग देखे थे फोर्स के टर्म में कि यूनिट नॉर्थ पोल के कारण जो फोर्स लगेगा उसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलेंगे। अब यहाँ क्या बोलते हैं कि एमएमएफ सेटअप, अभी तुरंत एमएमएफ देखें, एमएमएफ इक्वल टू एन आई। तो क्या बोलता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स में कि एमएमएफ सेटअप पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेटअप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स सेटअप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यानी एमएमएफ सेटअप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ से, इसको अगर लिखना चाहे मैथमेटिकल फॉर्म में तो क्या लिख देंगे, NI/L, यानी एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ। इसको एम्पियर टर्न भी बोल सकते हैं, यानी एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। तब देखिए तो एमएमएफ का यूनिट क्या हो जाएगा, एमएमएफ का यूनिट यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न हो जाएगा। एम्पियर टर्न इसका यूनिट, एमएमएफ का यूनिट। अब यहां से देखिए तो एच का यूनिट क्या हो जाएगा, NI का होता है एम्पियर टर्न और बटा में L यानी लेंथ, तो इसका हो जाएगा एम्पियर टर्न इसको 80 से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट, इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न पर मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर। फिर से एक बार बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, जो यूनिट लेंथ में, जैसे हम बोल देते हैं, जैसे ये तो एमएमएफ जानते हैं, जैसे ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I और इसमें n नंबर ऑफ टर्न है, n टर्न है और इसका कुछ लेंथ L है, इसका कुछ लेंथ L है। तो ये पूरा लेंथ में इस n और I के कारण कितना एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, एमएमएफ कितना हो जाएगा, एमएमएफ इक्वल टू NI हो जाएगा। ये जो एमएमएफ है ये कितना लेंथ में है, ये पूरा L लेंथ के कारण है, NI। अगर हम वही पूछे कि अगर यहाँ पे यूनिट लेंथ होता है यानी 1, तो कितना हो जाता है ये NI/L। और जो यूनिट लेंथ में एमएमएफ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या डिफिनेशन से बोले कि जो यूनिट लेंथ में जो एमएमएफ होता है उसी को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं H इक्वल टू NI/L। अब यहाँ से देखिए इसका यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर, एमएमएफ का यूनिट एम्पियर टर्न और बटा में L है तो बटा में मीटर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर टर्न पर मीटर। ये सब जितना बता रहे हैं सब का PDF जो रहता है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी, और एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यानी हम लोग फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स में रिलेशन देखेंगे। तो देखिए बी इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया I/A। तो जब हम कोई कोर बनाए, जैसे ट्रांसफार्मर का हम लोग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जब उसको बना दिए एक बार, तो उसका लंबाई सब हर जितना ही डायमेंशन था, लंबाई चौड़ाई एरिया, ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फ्लक्स डेंसिटी है वो फ्लक्स पर और एरिया पर निर्भर कर रहा है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर ही मान लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे या कुछ भी बना रहे थे, तो जब उसको हम एक बार बना दिए तो उसका जो लेंथ हो गया, जितना भी डायमेंशन हो गया, लेंथ हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये लेंथ हो गया, जितना भी हो गया वो फिक्स नहीं हो गया। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अब फ्लक्स डेंसिटी को कम बेसी करने के लिए अब बार बार उसको खोलेंगे और उसका लंबाई चौड़ाई घटाएंगे बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। यानी जब एक बार आप कंस्ट्रक्ट कर दिए तो कंस्ट्रक्ट कर दिए, यानी जब एक बार आप कंस्ट्रक्ट कर दिए तो उसको अब एरिया कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एरिया कांस्टेंट हो गया तो क्या बोल सकते हैं? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। क्या हो गया? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। अब हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे हैं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पियर टर्न, मतलब एमएमएफ का, यानी एनआई। थोड़ा देर पहले देखे हैं कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनआई का, यानी नंबर ऑफ टर्न, और उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब एच के बारे में देखते हैं। तो एच के बारे में क्या क्या जानते हैं? तो एच के बारे में हम लोग पहला तो एक फार्मूला जानते हैं, 1/4 पाई म्यू आर इंटू म्यू नोट m/d²। देखिए तो जब दो के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे भी दो के बीच जब रिलेशन जोड़ना रहता है तो बीच में वो कॉमन आदमी होना चाहिए ना, जिसको बिचौलिया बोलते हैं या तो अगुआ बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो देखिए तो इसको बीच में कहूँ पर अगुआ नजर आ रहा है, फाइव मतलब बी, और एच में एच का वो फार्मूला हम लोग जानते हैं, F/m। अच्छा यहाँ पे क्या किए हैं? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव और फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनआई। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनआई। ऐसे देखिए ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि हम, यानी बी, जैसे हम बोल रहे हैं कि हम पापा पे निर्भर हैं, पापा खेती पे निर्भर है, यानी एग्रीकल्चर पे निर्भर है। तो बोल सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरह से हम खेती पे निर्भर हैं, यानी ये इस पे निर्भर है और ई इस पे निर्भर है, तो इनडायरेक्टली इस पे निर्भर है, यानी ये इस पे निर्भर है। वही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे हो गया। तो हमको रिलेशन किसको किसको फाइंड करना है? बी में और एच में। तो देखिए तो ये दोनों में फार्मूला में कहीं पे कुछ कॉमन नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा। तो एच इक्वल टू और फार्मूला हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले देखे हैं कि एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। एमएमएफ पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी एच। देखिए तो इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है दोनों में, इसमें भी एनआई, इसमें भी एनआई। तो हम लोग देखते हैं इसको कुछ और आगे तक बढ़ाते हैं। देखिए तो जब आप कंस्ट्रक्ट कर दिए कोर, तो उसमें आप हम लोग देखे थे कि जब कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो बार बार उसको में हम लोग लेंथ, कोई भी डायमेंशन को लेंथ विड्थ हाइट इस सबको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, किसी को भी कंस्ट्रक्ट कर दिए तो यहाँ से देखिए तो जब एक बार कंस्ट्रक्ट कर देंगे कोई भी कोर या कुछ भी बना रहे हैं, तो वहां पर अगर हम कंस्ट्रक्ट कर दिए एक बार कोर को, तो हम लोग लंबाई को तो घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एनआई। अब देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन आया, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एमएमएफ के और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एमएमएफ के। तो बोल सकते हैं दोनों से मिला करके, इसको अगर फर्स्ट मान ले, इसको अगर सेकंड मान ले, तो फर्स्ट और सेकंड से बोल सकते हैं
बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अब प्रोपोर्शनलिटी का चीन हटेगा तो क्या आएगा, बी इक्वल टू के। अब यहाँ जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो के का जो वैल्यू निकल के आता है, जब दोनों का वैल्यू पुट करते हैं तो के का जो वैल्यू निकल के आता है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, जो कि होता है म्यू आर इंटू म्यू नोट। तब हम लोग लिखे, देखिए ये दोनों का तो काम नहीं है, आप ये दोनों को मिटा देते हैं। तो जब हम लोग लिखेंगे तो बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी इक्वल टू म्यू एच, बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर एच, म्यू इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर। अब देखिए तो बी और एच में रिलेशन निकल गया। अगर हम, ठीक है, इतना हो गया। क्या देखें इसमें हम लोग दोनों को रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या किए, बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया यानी फाई बाई ये होता है। तो हम लोग देखें कि जब कंस्ट्रक्ट कर दिए कोर कोई भी, तो उसका एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हो गया। यानी अब फ्लक्स डेंसिटी जो है वो सिर्फ इस पे निर्भर करेगा, फाई पे निर्भर करेगा, और जो फाई जो है वो निर्भर करता है एमएमएफ पर। तो यहाँ से क्या हम लोग देखें कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, तो हम लोग बोल सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई। यानी हम निर्भर है पापा पे और पापा निर्भर है एग्रीकल्चर पर, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर पे निर्भर है। किसी और उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये तो बी के लिए देख लिया, एच के लिए देखें तो एच के लिए हम लोग 3 फार्मूला जानते थे, लेकिन फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि दोनों में कुछ कॉमन आए तब तो रिलेशन निकलेगा। तो हम लोग देखें कि इस फार्मूला में कॉमन आ रहा था, तो इसमें हम लोग देखें कि एल लेंथ तो कोर का कांस्टेंट रहेगा। तो अगर लेंथ कांस्टेंट रहेगा तो देखिए तो लेंथ कांस्टेंट रहेगा तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई हो गया। अब देखिए तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई हो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल के आया, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। और यहाँ से देखें तो फिर ये हम लोग के ये रिलेशन निकल के आया। अब देखिए तो फॉर एयर म्यू आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नोट एच। और फॉर मीडियम, फॉर एनी मीडियम जिसका कुछ रिलेटिव परमेबिलिटी है, उसके लिए क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एच। अब देखिए तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमको सेम फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, और एक आयरन कोर है और एक एयर कोर है। जिससे देखिए इधर आयरन कोर ले रहे हैं, इधर एयर कोर ले रहे हैं, और दोनों हमको सेम फ्लक्स डेंसिटी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू एच। तो देखिए तो बी मीडियम इसको लिख देते हैं, और ये एयर के लिए है, बी एयर। तो यहाँ लिख सकते हैं बी मीडियम इक्वल टू, यही है बी एयर क्या चाहिए हमको, सेम फ्लक्स डेंसिटी, सेम फ्लक्स डेंसिटी चाहिए ना। सेम फ्लक्स डेंसिटी के लिए यानी ये कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों में भी कांस्टेंट होना चाहिए।
फॉर सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स, अगर सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स दोनों में दें, एक आयरन कोर है और एक एयर कोर है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में देखिए तो बी मीडियम इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? बी एयर। और आप लोग जानते हैं कि जो म्यू आर का वैल्यू होता है एक से बहुत अधिक होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स के लिए, यानी दोनों का लेंथ सेम है, सेम करंट फ्लो कर रहा है और सेम आपको टर्न है, लेकिन इसमें मीडियम में आपको मैग्नेटिक मटेरियल में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बहुत अधिक है, एयर के तुलना में बहुत अधिक है। यानी सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स से मैग्नेटिक मटेरियल में बहुत अधिक डेंसिटी हम लोग प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जितना ही मशीन ये सब में यूज करते हैं तो एयर को प्रीफर नहीं करते हैं, हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को प्रीफर करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ कम करंट में ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या देखते थे, करंट जिस क्लोज पाथ को फॉलो करता था उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते थे। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा कि फ्लक्स जिस क्लोज पाथ को फॉलो करेगा उसी को मैग्नेटिक सर्किट बोल देंगे। जैसे मान लेते हैं ये इससे आई करंट फ्लो हो रहा, देखिए करंट का डायरेक्शन देखिए, बताइए तो इसमें फ्लक्स किधर कैसे जाएगा? तो आपको राइट हैंड थंब रूल बताए थे कि जब ये चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में फैलाते हैं, करंट का डायरेक्शन को दर्शाता है ये चारों उंगली, तो अंगूठा क्या देता है? नॉर्थ पोल, यानी ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल हो जाएगा तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स इमिट होता है और साउथ पोल में इंटर करता है। तो देखिए तो ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स फाई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए तो यहाँ पे फ्लक्स किस पाथ को फॉलो कर रहा है? अगर इसको नेमिंग दे दें ए बी सी डी, तो फ्लक्स किस पाथ को फॉलो कर रहा है? ए बी सी डी ए, यानी यहाँ से जा रहा है और यहाँ तक लौट के आ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट क्या आ जाएगा? ए बी सी डी ए, ये क्या है? मैग्नेटिक सर्किट। क्या बोलता है कि द पाथ फॉलोड बाई मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जिस पाथ को फॉलो करता था उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते थे, उसी तरह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी को हम लोग बोल देंगे मैग्नेटिक सर्किट। अब देखिए तो इसका कुछ एनालिसिस करते हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, n नंबर ऑफ टर्न है, I करंट फ्लो कर रहा, और इसको जो ABCDA है, ABCDA ये मीन लेंथ है, इसका मीन लेंथ है और उसका लंबाई कितना है? मान लेते हैं L लंबाई है, ये पूरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये पूरा लंबाई कितना है? मान लेते हैं कि ये L है। तो अगर हम यहाँ से निकाले MMF, तो MMF क्या आ जाएगा? इस सर्किट के लिए MMF क्या आ जाएगा? n नंबर ऑफ टर्न है तो n आई आ जाएगा। अगर हम यहाँ से इसके लिए H निकालना चाहे, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकालना चाहे, तो क्या आ जाएगा? n आई बटा n। अब इस फ्लक्स का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कहीं से भी काट करके देख लेंगे। जैसे इसको इसके एक आर्म को इस तरह से दिखा देते हैं,
मान लेते हैं कि ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लेते हैं कि ये एरिया ए है, तो इसमें फ्लक्स डेंसिटी कितना हो जाएगा, 5 फ्लक्स प्रूफ इससे जा रहा है, तो फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/a। अब देखिए तो एच इक्वल टू NI/L और बी फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू B/A। अब हम लोग क्या जानते हैं, B इक्वल टू μ0 इंटू μr इंटू ए। अगर हम यहाँ B और H का वैल्यू रख दें तो क्या ये हो जाएगा, 5/a इक्वल टू μ0 इंटू μr इंटू H। H इक्वल टू क्या होता है, NI/L, NI/L। देखिए तो फाई इक्वल टू एक उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, μ0 इंटू μr इंटू ए NI/L। अगर फाई को लिखना चाहें, NI को ऊपर छोड़ देते हैं, बाकी सबको नीचे लेके चलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, NI/L। ऊपर से आएगा तो L के नीचे चला जाएगा, अब कहिएगा कि NI को ऊपर काहे छोड़ दिए और ये इतना को काहे नीचे लेके चला है, इसी को काहे छोड़े, ये इतना को काहे नीचे लेके चला है। या देखिए NI को हम लोग जानते हैं कि NI को MMF बोलते हैं, तो MMF को ऊपर छोड़ दिए और बाकी जिसको नहीं जानते हैं उसको नीचे लेके चला है। और देखते हैं कि कुछ इससे नया निकल के आता है क्या, तो फाई इक्वल टू इतना निकल के करके आया, ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है L इक्वल टू μ0 इंटू μr इंटू ए, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस, जिसको हम लोग S द्वारा दर्शाते हैं। ये क्या है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। जिस तरह से रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से अपोज करता है यानी रोकता है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने से अपोज करता है। यानी अगर हमको रिलक्टेंस को अगर डिफाइन करने बोले तो क्या बोलेंगे, इट इज अपोजिशन टू फ्लो द मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस इज द opposition to magnetic flux following magnetic circuit, magnetic flux following magnetic circuit। तो क्या इसको बोलेंगे, अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पर से, S इक्वल टू हाँ ठीक है, अब हम लोग थोड़ा रिलक्टेंस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ हम लोग क्या देखें, फाई इक्वल टू NI/S यानी MMF बाई रिलक्टेंस। अगर यहां से हम लोग लिखे रिलक्टेंस इक्वल टू MMF बाई फाई, देखिए तो यहां से हम लोग रिलक्टेंस का यूनिट क्या लिख सकते हैं, MMF का यूनिट क्या होता है, MMF का यूनिट एम्पियर टर्न और फ्लक्स का यूनिट वेबर, तो हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर। अच्छा एक चीज देखिए, रिलक्टेंस इक्वल टू क्या यहाँ से देख रहे हैं हम लोग,
एमएमएफ बटा फाइव, यानी एमएमएफ बाई फ्लक्स। हम फाइव किस लिए लिख रहे हैं, फ्लक्स ही लिख देते हैं, एमएमएफ बाई फ्लक्स। तो यहाँ से एक चीज क्या देख करके ऐसा लग रहा है कि जो रिलक्टेंस है वो एमएमएफ और फ्लक्स पर निर्भर करेगा। देख करके ऐसा लग रहा है कि नहीं कि एमएमएफ जो रिलक्टेंस है वो एमएमएफ और फ्लक्स पर निर्भर करेगा। लेकिन हमको एक चीज ये बताइए कि V इक्वल टू होता है आई आर, यहाँ से आप लिखिएगा R इक्वल टू V बटा आई। तो क्या R V और आई पर निर्भर करता है? नहीं निर्भर करता है। R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, यानी R V और आई पर निर्भर नहीं करेगा। V बटा आई तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो ओम के नियम से आता है। V बटा आई तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो वोल्टेज और करंट पे निर्भर नहीं करेगा। उसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस जो है, जैसे ये रेजिस्टेंस है तो ये इसका प्रॉपर्टी है, इसमें कितना आप वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस चीज से इसको मतलब नहीं है रेजिस्टेंस से। ये सब पर निर्भर नहीं करेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला है रो एल बाई ए, यानी कौन सा मटेरियल से बना हुआ है, साथ ही उसका लेंथ क्या है और एरिया क्या है। सिर्फ इन सब बातों पर रेजिस्टेंस निर्भर करेगा। उसी तरह से रिलक्टेंस एमएमएफ और फ्लक्स पर निर्भर नहीं करेगा। ये जो रिलक्टेंस है ये भी मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक सर्किट में, ये इन सब बातों पर निर्भर नहीं करेगा। जिस तरह से रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज और करंट पर निर्भर नहीं करेगा। देखने में लग रहा है कि V बटा आई है, यहाँ से देख कर जो ओम्स लॉ नहीं जानेगा, ऐसे ही उसको डायरेक्ट ही फार्मूला दे दिया जाए तो देखेगा तो कहेगा हाँ R इक्वल टू V बटा आई, यानी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है V बटा आई होता है, लेकिन इन दोनों पर निर्भर नहीं करता। उसी तरह से रिलक्टेंस जो होता है इसका फार्मूला ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमएमएफ और फ्लक्स पर निर्भर करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और तो रिलक्टेंस निर्भर किस चीज पे करेगा, तो एस इक्वल टू एक और फार्मूला लिखे थे उसमें, जो कि आया था एल बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाई ए, यानी रिलक्टेंस लंबाई पर निर्भर करेगा, आपको किस चीज का मटेरियल है उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि अलग अलग मटेरियल होगा तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होगा, साथ ही साथ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इन सब चीजों पर निर्भर करेगा रिलक्टेंस। तो यहां से हम लोग देखें कि रिलक्टेंस जो है एमएमएफ और फ्लक्स पर निर्भर नहीं करेगा। ये जो है मैग्नेटिक सर्किट का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो ये किस चीज का बना हुआ है, साथ ही साथ इसका लेंथ क्या है, एरिया क्या है, ये सब चीज पर निर्भर करेगा, ना कि एमएमएफ और फ्लक्स पर निर्भर करेगा। जिस तरह से हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक सर्किट में कि रेजिस्टेंस जो होता है इन सब चीजों पर निर्भर करता है, ना कि वोल्टेज और करंट पर निर्भर करता है। डायरेक्ट देख के तो यही लगता है ये एमएमएफ बाई फ्लक्स है, यानी एमएमएफ और फ्लक्स पर निर्भर करेगा। इनडायरेक्ट देखेंगे तो पहला नजर में तो यही लगता है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि पहला नजर में देखने वाला हर चीज अच्छा ही होता है। थोड़ा गहराई में जाइए, उसके बारे में अच्छा जानिए, पहला पहला प्यार पे नहीं जाइए, समझदार बनिए, थोड़ा गहराई से देखिए, थोड़ा सोचिए चीजों के बारे में। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए टर्म होता है परमेनेंस। परमेनेंस क्या होता है, ये रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। परमेनेंस परमेनेंस क्या होता है, 1 बाई रिलक्टेंस। इसका यूनिट हम लोग क्या देखे थे, एम्पियर टर्न पर वेबर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर टर्न
परमेयंस क्या होता है? रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। परमेयंस रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसमें आपको इसका यूनिट ध्यान रखना है और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। जैसे जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? रिलक्टेंस होता है। तो परमेयंस किसके जैसा होगा? क्योंकि रिलक्टेंस का उल्टा होता है परमेयंस, यानी इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जितना अधिक होगा परमेयंस उतना आसानी से फ्लक्स पास करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट में किसके जैसा होगा? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इसी की तरह कंडक्टेंस होता था। जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा उतना आसानी से करंट पास होगा, और वो भी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता था। तो बोल सकते हैं कि परमेयंस एनालॉगस होता है कंडक्टेंस का, जिस तरह से रिलक्टेंस एनालॉगस होता है रेजिस्टेंस का, और फ्लक्स होता है करंट का एनालॉगस। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है, और एमएमएफ होता है जिस तरह से उसमें वोल्टेज होता है उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। तो इसका एनालॉगस यानी दोनों का एनालॉगस देखें तो करंट का एनालॉगस क्या हो जाएगा? फ्लक्स। वोल्टेज का एनालॉगस क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न। रेजिस्टेंस का एनालॉगस रिलक्टेंस। कंडक्टेंस का एनालॉगस परमेयंस। और क्या हो जाएगा? वो एनालॉगस का एक अलग से ही दे देंगे वीडियो, फिलहाल इसमें छोड़ देते हैं। अब देखते हैं जैसे मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, तो इसका आपको क्या पता रहता है? रेजिस्टेंस है तो इसका आपको मटेरियल पता है कि कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, साथ ही साथ आपको इसको लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी आपको जब ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आपको ये पता है, लिखा हुआ रहता है कि इसका रेटिंग क्या है, साथ ही साथ आप रेजिस्टेंस का वैल्यू भी लिखा हुआ रहता है। तो जब आपको बता दे किसी रेजिस्टेंस के बारे में कि इससे आपको इतना रेटिंग का करंट फ्लो कराना है, यानी इतना ही करंट फ्लो कराना है। मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसका आई रेटेड उसका रेटेड करंट आई है और उसका रेजिस्टेंस आर है, तो हम लोग नहीं पता कर लेंगे कि इसमें हमको कितना वोल्टेज इसमें देना चाहिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, V इक्वल टू आई आर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसको मैं रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है जिसका रेटेड करंट आई है और उसका रेजिस्टेंस आर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए हमको भी वोल्टेज रिक्वायर्ड है। तो उसी तरह से हम एम्पियर टर्न इसमें देखते हैं, जिस तरह से इसमें वोल्टेज होता है उसी तरह से इसमें एमएमएफ होता है, उसी को एम्पियर टर्न भी बोलते हैं। तो एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड, कितना एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड होगा फ्लक्स को सेटअप करवाने के लिए? तो देखिए तो हम लोग क्या देखे थे, आई इक्वल टू क्या निकल कर आया था? एन आई बाई एस। तो यहाँ से हम लिखेंगे एन आई इक्वल टू आई इंटू एस। एन आई को क्या बोलते हैं? एम्पियर टर्न। आई बाई एस। एस इक्वल टू क्या होता है? एन आई को बोल देते हैं एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड। देखिए तो इस ए को यहाँ लिख करके हम यहाँ लिख देते हैं, आखिर यहाँ से यहाँ के नीचे ही तो है, तो क्या हो जाएगा? 5/A बी हो जाएगा। बी एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड। अब देखिए तो बी बटा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसको क्या लिख सकते हैं? बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। तो अगर बी बटा म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो रहा है तो किसके बराबर हो जाएगा? एच के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं एच इंटू एल। तो यहाँ से क्या निकल कर आया है?
एम्पियर टर्न या एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर सेटअप फ्लक्स, यानी फ्लक्स सेटअप करने के लिए जो फ्लक्स दिया हुआ है, रेटिंग में दिया हुआ है कि इसका इतना रेटेड फ्लक्स है, तो उस रेटेड फ्लक्स को सेटअप कराने के लिए कितना एम्पियर टर्न का रिक्वायर्ड होगा, उसको हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड इक्वल टू H इंटू एल, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंटू मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ, यानी जो मीन लेंथ होगा मैग्नेटिक पाथ का उसमें गुना कर देंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स से। इसे मान लेते हैं, देखिए इसमें हमेशा मीन लेंथ लेते हैं। ये मीन लेंथ क्या होता है, इसे मानते हैं कि ये मैग्नेटिक सर्किट है, तो ये ऊपर वाला का लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, वर्गाकार है, 10 सेंटीमीटर है, सब 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग बाहर से लंबाई देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग क्या एल में इस लेंथ को लेंगे, नहीं, मान लेते हैं कि इसका अंदर से भी दिया हुआ है 68 सेंटीमीटर, तो इसका मीन लेंथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मीन लेंथ। तो ऊपर 8 है, ऊपर 10 है और नीचे 8 है, इसका मीन लेंथ कितना हो जाएगा, मीन लेंथ यही ना होगा, पीछे वाला हम लोग मीन लेंथ कंसीडर करते हैं। तो ऊपर 10 है, नीचे 8 है, तो इसका मीन कितना हो जाएगा, यानी औसत 9 हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या तो मीन लेंथ डायरेक्ट दे देगा, नहीं तो ऐसे करेगा कि ऊपर वाला दे देगा और नीचे वाला दे देगा। तो उस केस में आपको मीन लेंथ निकालना है, और मीन लेंथ निकाल करके उसको हर जगह पर यूज कीजिएगा। ये दोनों किसी का यूज नहीं होगा, मीन लेंथ का यूज होगा। जब भी एम्पियर टर्न निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, तो हमेशा मीन लेंथ का यूज कीजिएगा।